हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू एड्यूटैप अंडर द फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज़। फास्ट ट्रैक टू 50 एक ऐसी सीरीज़ जहां पर आप 25 कंसेप्ट क्लासेस में अपने सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और एग्जामिनेशन में 50 प्लस मार्क्स का एम लेकर चल रहे हैं। 25 क्लासेस एंड 50 प्लस मार्क्स का एम, यानी इस सीरीज़ के थ्रू आप डबल बेनिफिट क्लेम कर चल रहे हैं। हमारा आज का लेक्चर नंबर 17, AFM का लेक्चर नंबर 17। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर के टॉपिक को। ये टॉपिक थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों ही पर्सपेक्टिव से एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेपिटेटिव बेसिस पर क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि एड्यूटैप ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं, मास्टर कोर्स, लाइव क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स, जो सभी एड्यूटैप की वेबसाइट पर विजिबल हैं। इन सभी कोर्सेज को डिटेल में हम इस सेशन के एंड में ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कैपिटल से। कैपिटल क्या है आपको भी पता है। कैपिटल एक ऐसी मनी है दैट इज रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस। ठीक है, एक बिजनेस के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज एक बिजनेस को पैसे से अपनी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करनी है, अपनी करंट एसेट्स परचेज करनी है। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? ये बिजनेस के पास पैसा आएगा फ्रॉम द लॉन्ग टर्म फंड्स और फ्रॉम द शॉर्ट टर्म फंड्स। तो जो भी पैसा लॉन्ग टर्म फंड्स और शॉर्ट टर्म फंड से आता है, अकॉर्डिंगली उस मनी को बिजनेस यूटिलाइज करता है टू परचेज इट्स फिक्स्ड एसेट्स, टू परचेज इट्स करंट एसेट्स, राइट। तो जो ये मनी बिजनेस के पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड से आ रही है, दैट इज नोन एज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में, लॉन्ग टर्म फंड्स में या कैपिटल स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आती हैं, इक्विटी और डेट। इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और डेट का मतलब होता है लोन, राइट। ये दोनों ही लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में एग्जिस्ट करते हैं। तो इक्विटी में क्या क्या आ जाएगी? ओनर की कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे, रिटेन्ड प्रॉफिट्स भी इक्विटी का ही पार्ट है। देन इफ वी टॉक अबाउट डेट, तो डेट में आपके पास टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, सभी आपका डेट का पार्ट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? डेट को आप लोन कह दीजिए, जिनके ऊपर एक फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है बिजनेस की, लेकिन इक्विटी के ऊपर ऐसी फाइनेंशियल फिक्स्ड सिक्योर्ड ऑब्लिगेशन नहीं होती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम ओनर्स ऑफ द कंपनी भी कहते हैं, वेयर एज द डेट जो होल्डर्स हैं वो आपके लिए क्या है? लोन होल्डर्स हैं कंपनी के। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं, दे वॉन्ट फिक्स रिटर्न्स। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स यानी जिन्होंने लोन दिया है बिजनेस को, वो क्या कह रहे हैं कि हमें अपने जो हमने आपको अमाउंट प्रोवाइड किया है उस अमाउंट के ऊपर एक फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, और साथ ही साथ हमें एक लीगल राइट चाहिए कि अगर आप हमारा पैसा, चाहे वो इंटरेस्ट का हो, चाहे वो पैसा हमारी कैपिटल रीपेमेंट का हो, जो हमने आपको पैसा मनी दिया है, अगर आप हमारी मनी हमें रीपे नहीं करेंगे तो हमारे को एक लीगल राइट चाहिए कि हम आपकी एसेट को सेल कर कर अपनी मनी को रिकवर कर सकते हैं। तो हमारे को आप किसी एसेट की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसी बातें कौन कह रहा है? ऐसी बातें कह रहा है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। यही बिजनेस के लिए कॉस्ट है, क्योंकि बिजनेस को पैसा देना पड़ेगा। देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बहुत सीधे साधे हैं, सिंपल सी बात करते हैं कि हमें ना प्रेफरेंस चाहिए, इन्हें बस प्रेफरेंस चाहिए, प्रायोरिटी चाहिए, और कुछ नहीं। ये कहते हैं कि अगर आप लिक्विडेट कर रहे हो अपने बिजनेस को तो इक्विटी से पहले मुझे पैसा दे देना। अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो पहले लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट दे दो, फिर जो प्रॉफिट्स बचेंगे उससे मुझे डिविडेंड दे देना, बाद में इक्विटी को देना। तो इक्विटी से पहले मुझे सब कुछ देना है आपको, चाहे आप डिविडेंड दे रहे हो, चाहे आप कैपिटल रीपे कर रहे हो। ठीक है, अब बात आती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की, भोले भाले सीधे साधे से। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या कहते हैं कि उनके पास कोई शॉर्ट रिटर्न नहीं है, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो फॉर गोइंग, क्योंकि श्योरिटी नहीं है कि उनका पैसा उन्हें मिलेगा, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो वैसे भी लिक्विडेशन से पहले पैसा नहीं मिलता अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स इसलिए कहते हैं कि मेरे को अगर आपको प्रॉफिट्स होंगे, अगर आपको अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो मुझे मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, तो मुझे फ़ायदा भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मैं आपके बिजनेस के लिए ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ। तो जब आपको प्रॉफिट होगा तो आप मुझे भी उस प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाएंगे, मुझे भी आप मैक्सिमम रिटर्न्स प्रोवाइड करवाएंगे, नहीं तो मैं कहीं और इन्वेस्ट कर लूँगा। क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हमारे पास लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स के केस में जो हमें एक रिटर्न, फिक्स्ड रिटर्न देना है या फ्लोटिंग रिटर्न देना है, यानी जो आपको इंटरेस्ट पे करना है टाइमली बेसिस पर।
दैट इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स या डेट होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जितना आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट डिसाइड किया था शेयर्स इशू करते टाइम, तो उतना रेट पर आप इनको एश्योर्ड डिविडेंड्स प्रोवाइड करवाइए। कुछ प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं जो आपसे डिविडेंड्स मांग लेते हैं इवन इफ आपको लॉसेस भी हों। वो कहते हैं कि आप डिविडेंड दो, हमें इस साल नहीं दो, अगले साल दे देना एरियर इकट्ठा करके। और इक्विटी शेयर होल्डर्स दे आर आस्किंग फॉर पीरियोडिक डिविडेंड्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर कभी भी डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता, अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इन्हें डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है। देन विल टॉक अबाउट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जब सभी सोर्सेज की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सम अप एक साथ इकट्ठा कर दिया जाएगा, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, वो मेरे लिए हो जाएगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, डेट की कॉस्ट को डेट के प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर दो, इक्विटी की कॉस्ट को इक्विटी के प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर दो, प्रेफरेंस की कॉस्ट को प्रेफरेंस के प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर दो, वो मेरे पास क्या आ जाएगी, वो मेरे पास आ जाएगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके प्रोपोर्शन के हिसाब से इनकी कॉस्ट को वेटेज दी जा रही है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए डेट 50% है तो उसको 50% इंपॉर्टेंस दी जाएगी, इक्विटी 40% है तो उसे 40% इंपॉर्टेंस दी जाएगी, प्रेफरेंस 10% है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हुए प्रेफरेंस को 10% की वेटेज दी जाएगी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी क्लैरिटी बन जाएगी हमारी इस टॉपिक पे कि आपको WACC कैलकुलेट करना है। आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में हर सोर्स ऑफ जो हमारे पास फंड है उसका प्रोपोर्शन भी दिया हुआ है और कॉस्ट भी दी हुई है। तो WACC कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस मल्टीप्लाई प्रोपोर्शन ऑफ प्रेफरेंस, देन कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड प्रोपोर्शन ऑफ डेट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरे पास कितनी है 0.20, प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी इज 0.40, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 0.15, प्रोपोर्शन ऑफ प्रेफरेंस 0.10, कॉस्ट ऑफ डेट 0.10 एंड प्रोपोर्शन ऑफ डेट 0.50। तो ये सब कैलकुलेट कर कर मेरे पास आंसर आ जाएगा 14.5%। तो ओवरऑल मेरे बिजनेस की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज 14.5%। आगे चलते हैं, कौन से फैक्टर्स WACC को अफेक्ट करते हैं। तो कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर की पॉलिसी क्या है कि कंपनी में डेट और इक्विटी का क्या प्रोपोर्शन है, डेट और इक्विटी का क्या प्रोपोर्शन है, कि कंपनी डेट ज़्यादा इशू कर रखा है या कंपनी ने इक्विटी ज़्यादा इशू कर रखी है। क्योंकि यूजुअली अगर डेट ज़्यादा इशू किया जाता है तो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाती है, क्योंकि डेट कंपैरेटिवली चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो डेट के प्रोपोर्शन से इक्विटी के प्रोपोर्शन से WACC अफेक्ट होता है। देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की जो मनी बिजनेस ने डेट और इक्विटी से प्रोक्योर की है, उस मनी का बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस उस मनी को कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। अगर बिजनेस उसे हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा तो उसके अपने इन्वेस्टर्स भी उससे रिस्क की डिमांड करेंगे, उसके अपने इन्वेस्टर्स भी जो डेट है वो भी उसको रिस्क ही मिलेगा। अगर हाई रिस्क वाले प्रोजेक्ट्स में बिजनेस इन्वेस्ट करेगा तो डेट कहेगा कि आपका बिजनेस तो बहुत रिस्की है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट, मुझे ज़्यादा जो है कॉस्ट चाहिए, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अगर कम रिस्की होंगे तो आपको जो मार्केट से कैपिटल है वो सस्ती मिल जाएगी। डिविडेंड पॉलिसी क्या है, कंपनी अपने डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है या फिर कंपनी अपने डिविडेंड्स को रिटेन करती है। इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। अगर कंपनी अपने डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो इन्वेस्टर्स जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं दे आर सेटिस्फाइड, दे आर हैप्पी, तो उन्हें कंपैरेटिवली इजीली इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर बिजनेस रिटेन कर कर चलता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। देन आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स की प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है मार्केट में। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाई चल रहा है तो आपके डेटर्स भी आपसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट लो है तो आपके डेटर्स आपसे इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करेंगे। रिस्क परसेप्शन कैसा है, मार्केट रिस्क प्रीमियम कैसा है, मार्केट में आपके बिजनेस की क्या इमेज है, क्या आपका बिजनेस रिस्की माना जाता है तो आपको डेट महंगा मिलेगा। आपका बिजनेस अगर लेस रिस्की माना जाता है तो आपको जो फाइनेंस है वो सस्ते में मिल जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स पर्सनल टैक्स कैसा है, अगर कॉर्पोरेट टैक्स जो रेट है हमारे पास दे आर ऑफ हाई नेचर तो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, बिकॉज वी आर एबल टू
क्लेम द टैक्स बेनिफिट ऑन द डेट, डेट के ऊपर हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, इस वजह से हमारे को यहाँ पर बेनिफिट होगा हाई टैक्सेस का। देन कम्स अ टॉपिक वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है एडिशनल कैपिटल रेस करने का जो खर्चा है। देखिए जैसे जैसे ज़्यादा कैपिटल बिजनेस रिस्क रेस करता जाता है तो इन्वेस्टर्स को बिजनेस ज़्यादा रिस्की लगता रहता है ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैपिटल होगी उतनी री पे अगर बिजनेस नहीं कर पाया तो इसलिए रिक्वायर्ड रिटर्न भी टाइम टाइम से बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बिजनेस कैपिटल ज़्यादा रेस करता है रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ने की वजह से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो हमारा रेट सिमिलर रहता है, एक पॉइंट के बाद वो चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कॉस्ट ऑफ डेट 10% ही रहेगी 100 लाख तक, जैसे ही आप 101 लाख जो है कैपिटल रेस करोगे, नेक्स्ट 1 लाख वाली कैपिटल रेस करोगे तो वो आपको 11% पर मिलेगी। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, 100 लाख ब्रेकिंग पॉइंट है, क्योंकि जैसे ही उसको क्रॉस करते हो आप, आपकी कॉस्ट ऑफ जो है कैपिटल वो बढ़ जाती है। हर सोर्स का अलग अलग ब्रेकिंग पॉइंट होगा, एक सिमिलर ब्रेकिंग पॉइंट कभी भी नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं डेट कैपिटल की। तो डेट कैपिटल दो टाइप की है, टर्म लोन्स एंड द बॉन्ड्स एंड द डिबेंचर्स। टर्म लोन्स मतलब कि ऐसे जो कि आपने बैंक वगैरह से लोन लिया है, तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगी, जो भी बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा वही आपके लिए क्या होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। अब कंपनी बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशू करते हैं जिसको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड भी किया जा सकता है। तो इन्वेस्टर की रिस्क परसेप्शन के हिसाब से इसका रिटर्न जो है वो चेंज होता रहता है, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इसका रिटर्न चेंज होता रहता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, तो जब आप YTM कैलकुलेट करोगे बॉन्ड का, वही आपकी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, कॉस्ट ऑफ डेट होगी। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला रहेगा एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट प्लस मेच्योरिटी वैल्यू माइनस द मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय n, ओवरऑल डिवाइडेड बाय 0.6 टाइम्स मार्केट वैल्यू एंड 0.4 टाइम्स द मेच्योरिटी वैल्यू। इसी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लैरिटी हो जाएगी। लिखा है फर्म्स डिबेंचर विद फेस वैल्यू ऑफ 100 एंड कूपन रेट 10% आर हैविंग एन एनुअल मार्केट प्राइस ऑफ 90। तो अगर मैं YTM कैलकुलेट करूं, इट इज एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स plus maturity value minus market price divided by n, overall divided by 0.6 into market price and 0.4 into maturity value। 10 आ जाएगा मेरा एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, मेच्योरिटी वैल्यू फेस वैल्यू 100 माइनस करंट मार्केट प्राइस 90, n 4 हो गया, ओवरऑल डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 90 एंड 0.4 इंटू 100। तो ये सब कैलकुलेट कर कर मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट वुड बी 13.29%। क्लियर, आगे चलते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, एकदम सेम, नो चेंज। एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है, एनुअल इंटरेस्ट से यहाँ मतलब है एनुअल डिविडेंड पेमेंट से। मेच्योरिटी वैल्यू मार्केट प्राइस नंबर ऑफ ईयर्स, 0.6 टाइम मार्केट प्राइस, 0.4 टाइम मेच्योरिटी वैल्यू। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे प्रेफरेंस शेयर्स ना रिडीमेबल हैं, तो वो अगर रिडीमेबल है तो हमारे को उसका मेच्योरिटी वैल्यू पता है और मार्केट प्राइस तो हमें पता लग ही जाता है। तो इसीलिए प्रेफरेंस कैपिटल को भी डेट कैपिटल की तरह ही कैलकुलेट किया गया, सेम ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया गया। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल कैलकुलेट करने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच एंड अर्निंग प्राइस रेशो अप्रोच। तो बारी बारी से सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडलिंग अप्रोच, जिसका फॉर्मूला रहेगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो यूजुअली जो हमारी इक्विटी कैपिटल है, जब हम इसकी कॉस्ट निकालते हैं तो यही मानकर चलते हैं कि इक्विटी कैपिटल इज मोर रिस्की देन डेट, तो इन्हें डेट से ना ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। और जो बीटा है वो मार्केट पोर्टफोलियो के हिसाब से चेंज होता रहता है, हर कंपनी का चेंज होता है। जितना ज़्यादा बीटा होगा इट शोज़ कि हायर रिस्क परसेप्शन है इस पर्टिकुलर बिजनेस का। क्लियर, तो CAPM मॉडल के क्वेश्चन को कर लेते हैं। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया हुआ है, मार्केट पोर्टफोलियो पे एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% है और बीटा 1.5 है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा, इट विल बी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा
जो मेरे पास मार्केट का पोर्टफोलियो रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जिसको मैं बोल रही हूँ, और माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, तो हो जाएगा 12%, बीटा इज 1.5, 16 माइनस 12 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1.5 6 हो जाएगा, यानी मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 18% है। आगे है बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच। ये तो डायरेक्टली बात करिए कि जो बॉन्ड्स वालों को YTM मिल रहा है उसके ऊपर इक्विटी का रिस्क प्रीमियम अलग से ऐड कर दो, वही मेरे लिए क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो अगर इसका क्वेश्चन मैं करूं तो मेरे को इक्विटी रिस्क प्रीमियम 4 दिया हुआ है और बॉन्ड्स के ऊपर YTM 12 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको बॉन्ड्स के लिए वैल्यूज दे दी जाए, आप YTM खुद कैलकुलेट करो, फिर इक्विटी रिस्क प्रीमियम ऐड करो, तो आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। तो यहाँ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा, 12 में 4 को प्लस करके, यानी 16% मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। क्लियर। आगे है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच। ये अप्रोच एज्यूम करती है कि जो करंट मार्केट प्राइस है फर्म का, दैट इज इक्वल टू ऑल द डिविडेंड्स दे आर एक्सपेक्टिंग इन द फ्यूचर। तो यानी आप डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न निकालते हो, आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हो, जो भी आपके पास ग्रोथ रेट पर ईयर है, ठीक है, उसमें आप फर्स्ट ईयर के डिविडेंड्स को ऐड कर देते हो, डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। हम ये मानकर चलते हैं कि डिविडेंड्स में ना स्टीडी लेवल पर एक ग्रोथ एग्जिस्ट करती है, उसी हिसाब से हम अपना रिटर्न्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ 10 फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ द फर्म इज 100, dividend expected in the first year is 10% and the expected growth rate is 4%। तो required rate of return निकालने के लिए expected growth कितना है, 4%, डिविडेंड फर्स्ट ईयर में कितना एक्सपेक्टेड था, 10%, आउट ऑफ 10% ऑफ 100 करेंगे तो कितना आएगा, 10, और करंट मार्केट प्राइस कितना है, वो भी 10 है, तो यानी ये हो जाएगा 4%, और ये कितना है, ये 10% है, यानी कि मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा 14%। एंड द लास्ट वन, वेरी इजी मेथड, EPS रेशो अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग प्राइस रेशो अप्रोच। जितना भी EPS हमारे शेयर होल्डर्स हमसे एक्सपेक्ट करें उसको मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दो, वही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। जैसे आपको यहाँ गिवन है मार्केट प्राइस 100 और EPS दे आर एक्सपेक्टिंग 15, तो 15 डिवाइडेड बाय 100 अगर मैं करूँगी तो कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ गया मेरे पास 15%। ईजी था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट काफ़ी आसान रहा। अब बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। कंपनी की टोटल जो कैपिटल है उसके अंदर डेट और इक्विटी का क्या प्रोपोर्शन रहेगा, वो क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक एडिक्वेट प्रोपोर्शन एक बिजनेस के लिए मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि बिजनेस अपने फंक्शंस को इजीली अच्छे से रन कर सके। अगेन वही बात कि लॉन्ग टर्म फंड, शॉर्ट टर्म फंड्स की हेल्प से बिजनेस अपनी फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स को परचेज करता है। लॉन्ग टर्म फंड्स मतलब इक्विटी और डेट। इक्विटी में ओनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन प्रॉफिट्स आ जाएंगे, और डेट में हमारे पास टर्म लोन्स, डिबेंचर्स और कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आ जाएंगे। यही बात है, बट आपको यहाँ पर मोटा मोटा क्या ध्यान रखना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि डेट और इक्विटी का क्या कॉम्बिनेशन यूज किया जा रहा है, कितना पार्ट डेट का और कितना पार्ट इक्विटी का यूज किया जा रहा है बिजनेस की फाइनेंसिंग के लिए। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो प्रिवेलिंग नॉर्म्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में किस तरीके के नॉर्म्स चल रहे हैं, क्या एक एडिक्वेट प्रोपोर्शन लेवल चल रहा है, क्या प्रोपोर्शन इंडस्ट्री फॉलो कर रही है, कितना डेट और कितना इक्विटी का पार्ट इंडस्ट्री फॉलो कर चल रही है। देन इज डिग्री ऑफ कंट्रोल। आप अपने बिजनेस में अगर आपके पास ऑलरेडी डेट और इक्विटी इशूड है, नया आपको फंड चाहिए, वो फंड डेट से फाइनेंस करें या इक्विटी से फाइनेंस करें, ऐसा डिसीजन अगर आपको लेना है तो आपको डिग्री ऑफ कंट्रोल के बेसिस पर डिसीजन लेना है। आप देखोगे कि क्या आप अपने कंट्रोल को डाइल्यूट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। कंट्रोल डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि देखिए, जब इक्विटी शेयर्स इशू करोगे ना तो उतने ज़्यादा ओनर्स हो जाएंगे बिजनेस के, तो कंट्रोल बट जाएगा लोगों में। तो इफ़ यू वांट टू डाइल्यूट द कंट्रोल तो आप क्या इशू करोगे, इक्विटी इशू करोगे। एंड इफ यू डोंट वांट टू डाइल्यूट द कंट्रोल तो आप फिर डेट शेयर्स को, डेट को इशू करोगे, आप इक्विटी को इशू कर नहीं चलोगे। देन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट। देखिए, जैसे जैसे हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है ना, तो हमारे को टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। टैक्स का बेनिफिट मिलने से हमारा जो प्रॉफिट है वो कंपैरेटिवली कम
जो है वो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो स्टेबल रहते हैं, तो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसेप्ट यही है, एज मोर एंड द मोर प्रोपोर्शन ऑफ डेट इज यूज्ड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर यू कैन अवेल द टैक्स बेनिफिट ऑन द इंटरेस्ट रेट गिवन टू द डेट। तो आपको इक्विटी के ऊपर ज़्यादा ईपीएस बच जाता है, अर्निंग पर शेयर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की है वो ज़्यादा हो जाती है। मार्केट में अगर कॉस्ट ऑफ डेट आपको एक्सपेंसिव पड़ रहा है तो ऑब्वियसली आप इक्विटी की तरफ शिफ्ट करोगे, और अगर आपको कॉस्ट ऑफ डेट चीपर पड़ रहा है तो आप डेट को इशू कर कर चलोगे। बिजनेस का साइज क्या है? स्मॉल साइज बिजनेस को डेट नहीं मिलेगा मार्केट से, या स्मॉल जो आपके बहुत बिग बिजनेसेस होते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत डेट है उन्हें और डेट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो बिजनेस का साइज कैसा है, बिजनेस के फ्यूचर प्लान्स क्या है, बिजनेस एक्सपेंशन करने वाला है, कैसी एक्सपेंशन करने वाला है, उस तरीके से इन्वेस्टर सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। तो उसी हिसाब से बिजनेसेस भी कैपिटल स्ट्रक्चर में इशू करते हैं नया, कि उन्हें डेट इशू करना है या फिर इक्विटी को इशू करना है। अब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल, 3 अप्रोचेज हैं हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर में। बारी बारी से इन्हें डिस्कस करेंगे। ये थ्योरीज हमें हमारा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती हैं 3 चीज़ों में, फाइनेंशियल लिवरेज यानी डेट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और टोटल वैल्यू पर उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेट इनकम अप्रोच की। नेट इनकम अप्रोच को डेविड ड्यूरैंड ने दिया और उन्होंने ये कहा कि कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शन को चेंज करते हो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब फर्म ए और फर्म बी 2 फर्म्स हैं, फर्म ए के पास इक्विटी 60 और डेट 40 है, और फर्म बी के पास रिवर्स है, डेट 60 और इक्विटी 40 है। दोनों ही केसेस में अगर ये और कैपिटल इशू करना चाहते हैं तो इन्हें सेम वैल्यू पर, सेम कॉस्ट पर डेट और सेम कॉस्ट पर इक्विटी दोनों ही फर्म्स को अवेलेबल होगी, ऐसा नेट इनकम अप्रोच कहती है। ठीक है, ये कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट कम है तो ओवरऑल WACC को अगर हमें डिक्रीज करना है तो आप हाई डेट को इशू कर दो। मतलब जैसे जैसे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते जाओगे उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ WACC मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर मेरा WACC डिक्रीज होता है तो मेरी फर्म की जो वैल्यू है, वैल्यूएशन ऑफ फर्म जो है दैट विल इंक्रीज। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे बिजनेस में मैं डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाती हूँ तो टैक्स बेनिफिट मिलने की वजह से मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होने की वजह से मेरी फर्म की वैल्यू बढ़ जाती है। दिस इज ऑल गिवन अंडर नेट इनकम अप्रोच। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको ABC लिमिटेड है, उनका कैपिटल स्ट्रक्चर में 50 डेट 50 इक्विटी था, कॉस्ट ऑफ डेट 10 और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% था, आपको WACC कैलकुलेट करना है। तो मैं फर्स्ट सिनेरियो में WACC कैलकुलेट कर लेती हूँ। क्या रहेगी कैलकुलेशन? कैलकुलेशन हो जाएगी कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी। Cost of debt is 0.10, proportion of debt is 0.50, cost of equity 0.16 and proportion of equity 0.50। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर WACC कैलकुलेट कर कर कितना आ जाएगा, इट विल कम अप विद 13%। ठीक है, फिर इन्होंने बोला अगर मैं डेट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज कर देता हूँ 60 पर तो इक्विटी मेरी 40 हो जाएगी। फिर WACC बताओ कितना होगा, कॉस्ट तो सेम रहेगी, नेट इनकम अप्रोच के हिसाब से हमारी कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहेगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट इनटू प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड अगेन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ डेट इज 0.60, प्रोपोर्शन ऑफ डेट यहाँ पर प्रोपोर्शन ऑफ डेट 0.60 है, कॉस्ट ऑफ डेट 0.10 है, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.16 एंड प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी 0.40। तो मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेशन कर कर आंसर आ रहा है 12.4%। तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाया कैपिटल स्ट्रक्चर में तो मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो गई और मेरी वैल्यूएशन ऑफ फर्म क्या होगी,
इंक्रीज होगी। इस रिजल्ट को आप शॉर्ट में अपने पास जब नेट इनकम अप्रोच को लिखेंगे तो इसे नोट जरूर करेंगे। आगे बात करते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की। यह अप्रोच भी डेविड ड्यूरैंड ने दिया है, बट ये अप्रोच प्रीवियस अप्रोच से ऑपोजिट है। ये कहती है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो जाएगी। पहले बोला था इन्होंने कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा इवन इफ प्रोपोर्शन चेंज हो जाए, लेकिन ये कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज करेगी अगर प्रोपोर्शन ऑफ डेट में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं उसकी वजह से हमारा बिजनेस रिस्की हो जाएगा। रिस्की होने की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो चेंज करेगी। तो अगर मैं अपनी अगर मैं अपना प्रोपोर्शन ऑफ डेट इंक्रीज करती हूँ उसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा कि मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर जो इम्पैक्ट दिया हुआ है WACC का, वो बोला हुआ है कि WACC यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितना प्रोपोर्शन ऑफ डेट बढ़ा उतनी मेरी इक्विटी की कॉस्ट बढ़ जाएगी विच विल रिजल्ट इन अ कांस्टेंट WACC। ठीक है, लेकिन मेरी फर्म की वैल्यू यहाँ पर इंडिपेंडेंट रहेगी। मेरी फर्म वैल्यू विल रिमेन इंडिपेंडेंट। फर्म की वैल्यू पे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लेंगे। प्रोपोर्शन ऑफ डेट बढ़ाया तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गई, लेकिन WACC पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मेरी WACC पर फर्क नहीं पड़ रहा तो मेरी फर्म की वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर से। क्लियर? अब इस अप्रोच के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि वैल्यू ऑफ द फर्म जो WACC है वो EBIT पर डिपेंड करती है, इसीलिए वो कांस्टेंट है। ऑपरेटिंग EBIT जो है वो टोटल इंटरेस्ट इनकम पे डिपेंड नहीं करता। कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट रहेगी लेकिन टोटल इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि प्रोपोर्शन बढ़ गया है। और प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन टोटल इसलिए टोटल कैपिटल क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मेरे को अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी होगी उसके लिए मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, WACC माइनस कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई प्रोपोर्शन ऑफ डेट डिवाइडेड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी। क्लियर? एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है कि एक ABC लिमिटेड थी, उनके कैपिटल स्ट्रक्चर में अगेन वही 50% डेट 50% इक्विटी था। कॉस्ट ऑफ डेट 10% था, WACC 13% गिवन है। उन्होंने बोला कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इज इंक्रीज टू 60। कैसे निकलेगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी? WACC में से मैं कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई प्रोपोर्शन ऑफ डेट को माइनस कर दूंगी और ओवरऑल इसको किससे डिवाइड कर दूंगी, इसको डिवाइड कर दूंगी प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी से। WACC मेरे को 13% दिया हुआ है यानी 0.13 हो गया। कॉस्ट ऑफ डेट हमें दी हुई है 0.10, प्रोपोर्शन ऑफ डेट इज गिवन 0.50 और प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी इज ऑल्सो 0.50, है ना। तो ये मेरे पास प्रोपोर्शन ऑफ डेट मेरे पास अब 60 हो गया ना, ये हो गया 60 और प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी कितना हो गया, फिर 40 हो गया। तो ये सॉल्व करके मेरे पास कितनी आ रही है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इट इज कैलकुलेटेड एज 17.5% जो मेरे को क्वेश्चन में पूछा है। अब मैं अपने एनालिसिस के लिए एक बार पहले वाली कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लूं। पहले जब हमारा प्रोपोर्शन ऑफ डेट और इक्विटी 50-50 था तब क्या आंसर आया होगा, तो ये हो गया 13.10.5 और अगेन 0.5, तो ये मेरे पास आ रही है 16%। तो आप देख रहे हैं जैसे ही प्रोपोर्शन ऑफ डेट को बढ़ाया 60% करा, मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गई। मैंने अपने प्रोपोर्शन ऑफ डेट को बढ़ाया, मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ गई। मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16 से 17.5% हो गई, वेयर एज मेरे WACC पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, वो कांस्टेंट रहा और मेरी वैल्यू ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। वैल्यू ऑफ फर्म पे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई ये बात? आगे चलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कस करते हैं। देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच ना कुछ अलग ही टाइप की बातें कर रही थी।
ये अप्रोच कहती है कि जब हम डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में तो कॉस्ट ऑफ डेट ना धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। एक पॉइंट तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पॉइंट के बाद कॉस्ट ऑफ डेट धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि क्रेडिटर्स को हाई रिस्क लगना शुरू हो जाता है। ये थ्योरी ये भी एज्यूम करती है कि इक्विटी की जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी बढ़ती जाती है। तो ये थ्योरी क्या कह रही है कि अगर प्रोपोर्शन ऑफ डेट को इंक्रीज किया जाए तो कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज होती है सर्टेन पॉइंट के बाद, ठीक है, आफ्टर सर्टेन पॉइंट। और फिर कहती है कि प्रोपोर्शन ऑफ डेट बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ती है, और जैसे ही प्रोपोर्शन ऑफ डेट बढ़ता है उसकी वजह से WACC एक पॉइंट तक तो डिक्लाइन दिखाती है, इट शोज डिक्लाइन सर्टेन पॉइंट तक। फिर WACC कांस्टेंट हो जाती है और फिर WACC इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि प्रोपोर्शन ऑफ डेट से कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, प्रोपोर्शन ऑफ डेट से कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ती है, और प्रोपोर्शन ऑफ डेट बढ़ाने से WACC कुछ पॉइंट तक तो डिक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है और फिर इंक्रीज करता है। ऐसा ही हमारे इस डायग्राम में भी गिवन है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो देखिए सीधा बढ़ ही रही है। WACC पहले थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है, देन इस पॉइंट पर आकर स्टेबल हो गया एंड देन इंक्रीज हो गया, और कॉस्ट ऑफ जो मेरे पास डेट है वो भी मेरे पास थोड़े टाइम तक कांस्टेंट रहा और उसके बाद बढ़ना शुरू हो गया। तो यही इंटरप्रिटेशन, आप इसको अपनी लैंग्वेज में इसको नोट कर लीजिएगा ट्रेडिशनल अप्रोच की। तीनों अप्रोचेस की कॉमन एजम्पशन क्या है कि नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम तो कहती है कि डेट के इंक्रीज से रिस्क परसेप्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट पे फर्क नहीं पड़ता। ट्रेडिशनल अप्रोच कुछ और ही तरीके की बातें कर रही है। सभी फर्म्स कंप्लीट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द इक्विटी शेयर होल्डर, रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं, रिटेन्ड प्रॉफिट्स नहीं हो रहे। सिंप्लिसिटी के लिए हमने सिर्फ दो ही कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स लिए हैं, एक डेट और एक इक्विटी, और इनकम टैक्स जो है वो इंडिविजुअल या फर्म लेवल पर एग्जिस्ट नहीं करता। बिजनेस कंडीशन सेम है ताकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई भी फर्क नहीं आए। कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फर्म अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को जब भी चेंज करना चाहे वो कर सकती है। रिडीमेबल सोर्सेज नहीं है कैपिटल कंपोजिशन में, यानी कि कैपिटल लंबे टाइम तक चलेगी, और इन्वेस्टर्स रैशनल है, इन्वेस्टर्स को सारी इंफॉर्मेशन है, दे आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। तो आज वाले कंसेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। अ फर्म इज इवैल्यूएटिंग इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट यूजेस 50% डेट 50% इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट 10% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% है। फर्म ने एज्यूम किया कि कोई टैक्सेस नहीं है। अब अगर फर्म डेट को 70% पे इंक्रीज कर रही है, एज्यूमिंग कि कॉस्ट ऑफ डेट अनचेंज है, नेट इनकम अप्रोच के अंडर क्या होगा? नेट इनकम अप्रोच कहती है कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ता है तो WACC डिक्रीज हो जाती है और वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज, यानी कि ऑप्शन बी। Question number 2, cost of equity represent opportunity cost of investors. Cost of debt is always fixed and risk free. Preference shareholders have priority over equity in dividend payment. तो cost of equity opportunity cost of investors को represent करती है, बिल्कुल ठीक बात है। cost of debt हमेशा fixed होगा, बिल्कुल ठीक बात है, but risk free होगा ऐसा नहीं है, इसलिए incorrect है। and preference shareholders have priority over equity in dividend payment, ये भी correct है, यानी first and third are correct, तो option A is राइट। क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी की इक्विटी बीटा 1.5 है, उसके बाद रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 12% है, मार्केट एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% है। एक और कंपनी है सेम इंडस्ट्री में, उसका बीटा 1.0 है। इन्वेस्टर दोनों कंपनीज के रिक्वायर्ड रिटर्न्स को कंपेयर करना चाहता है, तो क्या इनमें से करेक्ट होगा कि दोनों कंपनीज की कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम होगी, फर्स्ट कंपनी की हायर होगी, सेकंड की हायर होगी? तो फर्स्ट कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पर बीटा ज़्यादा है। इट शोज द रिस्क परसेप्शन ऑफ द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द बिजनेस, तो रिस्क प्रोफाइल अगर ज़्यादा है तो उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 4, दो फर्म्स हैं जिनके आइडेंटिकल ऑपरेशंस हैं, इन्होंने अलग अलग फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया। फर्म ए इंक्रीजेस इट्स डेट प्रोपोर्शन कॉन्टिन्यूसली टू ऑब्जर्व्स अ कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन इन WACC। फर्म ए क्या कर रही है, अपने डेट प्रोपोर्शन को बढ़ाती जा रही है, तो उससे उसका WACC डिक्रीज हो रहा है। ये कौन सी अप्रोच में था? वॉज इट इन नेट इनकम या नेट ऑपरेटिंग इनकम? तो ये था नेट इनकम अप्रोच में। देन यहाँ तो आ गई मेरी NI अप्रोच। फर्म बी
increases debt but observes that WACC first decreases then stabilizes and eventually increases. WACC में इतना ज़्यादा अप डाउन कहाँ पड़ा था? ट्रेडिशनल में. तो ये कौन सी अप्रोच है? ये ट्रेडिशनल अप्रोच है. तो देख लो कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा. आई थिंक ऑप्शन डी यहाँ पर सुटेबल होगा. Question number 5. If the firm is considering raising funds through either preference shares or long-term debt, both carry a nominal return of 10%. However, interest on debt is tax deductible, while preference dividends are not. तो कॉस्ट परस्पेक्टिव से कौन सा फाइनेंशियल ऑप्शन ज़्यादा एडवांटेजेस होगा? तो ऑब्वियसली डेट ज़्यादा एडवांटेजेस होगा क्योंकि टैक्स का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है. इसी तरीके से आपके एग्जाम प्रिपरेशन को स्मूथ बनाने के लिए एडुटैप ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं. आई विल गिव यू अ क्विक वॉक थ्रू ऑफ दोज कोर्सेज. फॉर दैट यू हैव टू विजिट योर ब्राउजर. अभी हमने जो कोर्सेज की स्टार्टिंग में बात की थी उन्हीं कोर्सेज को डिटेल में देखते हैं कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं. एडुटैप की वेबसाइट पर जाएंगे, कोर्सेज सेक्शन, जैप कोर्सेज, स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ साइड से तो आपको सभी कोर्सेज विजिबल होंगे. कंप्लीट डिटेल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए. कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी एकदम डिटेल में, पूरा सिलेबस आप डिटेल में इजीली कवर अप कर सकते हैं. अब आपको मास्टर कोर्स में लाइव क्रैश कोर्स का एक्सेस मिल रहा है तो ये भी आपको मास्टर कोर्स का एक ग्रेट बेनिफिट मिलेगा. मास्टर कोर्स में आपको इनके साथ मिलेंगे कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट, कंप्लीट फुल प्रैक्टिस एक जगह पर वन स्टॉप सॉल्यूशन है, लेकिन डिटेल्ड प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपके पास टाइम हो. फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल कर लीजिए जहां पर आपको 60 कंसेप्ट क्लासेस में कंप्लीट JIB का सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा. लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉर्निंग इवनिंग में बैचेस रहेंगे सो दैट आपके बैंकिंग जो आवर्स हैं उनके अलावा जो आपके पास टाइम है आप उसमें अपना सिलेबस कवर अप कर पाएँ. इसमें आपको कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे. इस कोर्स में आपको स्ट्रैटेजी कॉल्स, डिस्कशन फोरम और साथ ही साथ फोर्टनाइट बेसिस पर मेंटर टॉक भी अवेलेबल होगी जहां पर आप अपने डाउट्स क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं. देन टेस्ट सीरीज की बात करते हैं जहां पर आपको, अगर आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड MCQ की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि जितने ज़्यादा आप MCQ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका एग्जामिनेशन में जो अपना क्वेश्चंस पे कमांड है वो अच्छी होगी तो आपके क्वेश्चंस जल्दी अटेम्प्ट हो जाएंगे और आपका स्मूथ फ्लो में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा. तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं. एग्जाम ओरिएंटेड MCQs आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे. फुल लेंथ और चैप्टर वाइज दोनों टाइप के MCQs ऑफ द कंप्लीट JIB सिलेबस अवेलेबल होंगे. इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्सेज में खुद को एनरोल कर सकते हैं. हर सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स जो आपको स्क्रीन पर विजिबल हैं, सभी मास्टर कोर्सेज अवेलेबल हैं. आप किसी भी मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं. कोर्सेज को एनरोल करते टाइम प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना ना भूलें सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट की अवेलेबिलिटी हो. आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछिए. आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर कमेंट्स एंड फॉर एनी काइंड्स ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन कॉल अस और ईमेल अस at hello@edutap.co.in. इसी तरीके से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, प्रिपरेशन कीजिए. इस बार JIB जरूर क्लियर होगा. बाय बाय.